नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड क्लास डिस्कस करेंगे। एक क्लास हमारी हो चुकी है, तो ये सीरीज हमारी सरफेस केमिस्ट्री की चल रही है। ठीक है। एक बार मैं आप सभी को फिर से बता दूं कि हमारा क्या पर्पस है, क्या मोटो है। जैसा कि अपना एजुकेशन सिस्टम क्लासरूम से बदल के ड्राइंग रूम में आ गया है, हम मोबाइल और लैपटॉप से स्टडी कर रहे हैं, तो उसी सीरीज में हम भी आपके लिए लेक्चर्स तैयार कर रहे हैं। और हमारी ये प्रयास है, ये पूरी कोशिश है कि आप तक हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रोवाइड करा सके कम से कम दाम में। तो आप हमारा लेक्चर परचेज कर सकते हैं। यूट्यूब पे कुछ डेमो हमारे वीडियोस पड़े हुए हैं, वो एक अलग चीज है। उससे अगर आपको मदद मिल रही है, बहुत अच्छी बात है, तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ ही साथ आप हमारे लेक्चर्स को भी परचेज कर सकते हैं। हमारे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करिए, सारी डिटेल हम आपको पहले से ही बता चुके हैं। तो आज ज्यादा हम समय नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है? यस सर। ठीक है, अगर कहीं कोई समस्या हो तो प्लीज मुझे बता देना। अगर सही नहीं चल रहा है कहीं तो प्लीज मुझे बता देना आप। तो लास्ट क्लास में बेसिकली हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि एडजॉर्प्शन क्या होता है। थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ। एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है, और किसकी वजह से ये होता है? ड्यू टू द मॉलिक्यूल विच प्रेजेंट ऑन द सरफेस। जो मॉलिक्यूल हमारे सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से, बिकॉज दे हैव सम they have some tensile force, they have some tension force, they are not in equilibrium। और इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके जो सराउंडिंग फोर्स है वो बैलेंस नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लोग स्क्रीनशॉट कल नहीं ले पाए थे। यहाँ तक बहुत ज्यादा हम लोगों ने लिखा कम था, समझा ज्यादा था। ठीक है, कल मैंने आपको एजर्सन रीजन के क्वेश्चन दिए थे केमिकल काइनेटिक्स के विद आंसर, और आंसर आप एमसीक्यू के अभी रह गए पुराने यार, वो समय नहीं मिल पाया, कल उसी में टाइम लग गया। मैं आज कोशिश करके आज शाम तक एमसीक्यू के आंसर भी दे दूंगा। इस बार मैंने आंसर उसमें पहले से डाल दिए, तो आप लोग एजर्सन रीजन भी ट्राई करिए, क्योंकि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो एजर्सन रीजन आता है, साथ ही साथ अब बोर्ड में भी आने लगा है। जो सबसे ज्यादा गलत हुए थे बच्चों के, सबसे ज्यादा इस बार अगर कुछ क्वेश्चंस गलत हुए हैं तो वो सर ऑब्जेक्टिव और एजर्सन रीजन गलत हुए हैं। सर एक डाउट है। हाँ हाँ, जल्दी बोलिए प्लीज। सर वो ऑप्शन आपने क्या ए बी सी क्या दिया हुआ था उसमें, जब बेटा, आंसर दिए हुए थे वो एजर्शन रीजन वो के क्या उसमें। होता है, एजर्सन रीजन कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं समझा देता हूं आपको। वो आपको शायद सॉल्व करना नहीं आ रहा होगा। वो ऑप्शन क्या होता है, मैं एक बार उस चीज को लेके आ रहा हूं सामने और मैं बता देता हूं। एडमिट कैसे होता है वो मैं समझा दे रहा हूं आपको। देखिए, होता क्या है, जब आप कोई क्वेश्चन निकालेंगे, जैसे एक हम पहला क्वेश्चन निकाल रहे हैं, जैसे हम पहला क्वेश्चन एक निकाल रहे हैं। ठीक है, एक पहला क्वेश्चन निकाल रहे हैं। सभी लोग प्लीज, आप लोग क्वेश्चन निकाल लीजिए। सभी लोग प्लीज पहला क्वेश्चन निकाल लीजिए। ठीक है, आप क्वेश्चन निकालिए। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें आपको ऑप्शंस पहले से दिए होते हैं। हर क्वेश्चन में ऑप्शन कॉमन होते हैं, हर क्वेश्चन में ऑप्शन कॉमन होते हैं। मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं। हर क्वेश्चन में ऑप्शन कॉमन है हमारे पास ऊपर। आप सभी लोग पढ़ रहे हैं ना कि मुझे लिखना पड़ेगा? जल्दी मुझे प्लीज बता दिया करो यार, आप लोग मुझे बता दो कि आप लोग उसको मुझे बोल दो यार भाई मेरे। ऑप्शन में लिखूं या आपके सामने ऑप्शंस हैं? वो पीडीएफ आपके सामने है? लिख दीजिए। अरे यार, सर लिख। बहुत काम कराते हो भाई। पहला ऑप्शन है कि पहला तो आपका कौन सा क्वेश्चन है उसमें? क्या चीज? तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रहे हो क्या? नहीं नहीं यार, मैंने कल जो एक पीडीएफ भेजी थी ना, मैं वो करा रहा हूं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन जो इसमें वन दिया हुआ है, ये आपको, आप लोग प्लीज पीडीएफ निकाल लो ना यार, क्या दिक्कत है? पीडीएफ निकाल लो, पीडीएफ निकाल लो, पीडीएफ निकाल लो। ओके सर। ठीक है, पीडीएफ निकाल लो, नहीं तो मैं लेके आ रहा हूँ सामने ही, पीडीएफ लेके आ रहा हूँ आपके। नहीं सर, फिर लिखने की जरूरत नहीं है। मैं लेके आ रहा हूँ पीडीएफ, सामने लेके आ रहा हूँ, डोंट वरी। मुझे 1 मिनट का समय दो। फाइल कहाँ गई?
जो कल मैंने पीडीएफ भेजी थी ना एजर्सन रीजन के क्वेश्चन, इन्होंने कहा है कि मुझे एक समझा दीजिए करके कैसे किया जाता है। कोचिंग शीट ये आ गई, और सरफेस केमिस्ट्री में ये आ गए हम लोग, ये तो नहीं है, ठीक है, कहाँ है, केमिकल काइनेटिक्स, सॉरी ये एजर्सन रीजन है। अब आप मुझे बताओ, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मुझे बताओ आप। यस सर आ रहा है। यस सर। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ये शीट मैंने कल दी थी, ये शीट आ रही है स्क्रीन पे कि नहीं आ रही है? सभी लोग प्लीज मुझे जल्दी बता दे, जवाब दे दे, ठीक है। यस सर आ रही है। पहला जो नो सर, क्या चीज नहीं आ रही क्या? स्क्रीन आ रहा है पर अब आ रहा है सर, अब आ रहा है। अब आ रहा है ना? तो कोई ये जो पहला दिया हुआ है ये मुझसे गलती से टाइप हो गया है। इसमें कहा है फ्रॉम द कोड ए बी सी डी ई गिवन फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका, आपसे कहा गया है आपको हर एक क्वेश्चन में एक एजर्सन दिया गया है और एक आपको उसका रीजन दिया गया है, ठीक है। आपको हर एक क्वेश्चन में एजर्सन और रीजन को पढ़ के आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं कि उसका ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक के सबके लिए ऑप्शन सेम है और कॉमन है। ये ऑप्शन हमारे स्टार्ट हो रहे हैं यहां से। ये जो पार्ट 2 है ना, ये मुझसे थोड़ा सा गलत हो गया, ये पार्ट 2 आपका होगा ए, दिस इज ऑप्शन ए। ये जो पॉइंट 3 है दिस इज ऑप्शन बी। पॉइंट 4 आपका जो है ये ऑप्शन सी है, और पॉइंट 5 जो है ये ऑप्शन डी है, और पॉइंट 6 जो है वो ऑप्शन ई है। तो आपको 5 ऑप्शन दिए गए और ये पांचों ऑप्शन हर क्वेश्चन के लिए कॉमन है। पहला वाला तो इंस्ट्रक्शन है, इसको छोड़ दीजिए आप। पहला वाला चूंकि इंस्ट्रक्शन है इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए, ये इंस्ट्रक्शन है इसको आप छोड़ दीजिए। ये जो पॉइंट 2 है ये ऑप्शन 1 है, पॉइंट 2 ऑप्शन 3 है, पॉइंट 4 ऑप्शन सी है, और पॉइंट 5 ऑप्शन डी है, पॉइंट 6 ऑप्शन ई है। 5 ऑप्शन, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, मैंने इसमें सबके आंसर भी दे रखे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी आर सेम फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कहा गया है, क्या आपको एजर्शन दिया गया है, मतलब ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, ये आपको डिसाइड करना है। कहा गया है किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम होती है, ठीक है। अब रीजन आइए, ठीक है, रीजन आइए। इसका रीजन बोला गया ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली एंड इन जर्नल मॉलिक्युलरिटी इज द सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रेट डिटरमाइनिंग एलिमेंट्री स्टेप, ठीक है। इन दोनों स्टेटमेंट को आप रीड करिए। बहुत गलतियां होती हैं बोर्ड में, बहुत गलतियां होती हैं बोर्ड में। हर डिस्कनेक्ट हो रहा है तो आ जाओ, दोबारा आ जाओ। आज और रात में क्लास रख लेते हैं, कल हम लोग 9 बजे ही रखेंगे। तुम लोग का नेट खत्म कर लेते हो आप लोग अपना, ठीक है। बहुत गलतियां होती हैं एजर्सन रीजन में, बहुत गलतियां होती हैं। मैंने टोटल आपको 15 एजर्सन रीजन दिए हुए हैं, टोटल 15 एजर्सन रीजन दिए हैं, ये आपको करने हैं। मैं एक समझा रहा हूं, फिर उसके बाद मैं अपना टॉपिक आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। आपसे कहा गया ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी आर सेम फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो आप मुझे बताओ क्या ये एजर्शन सही है? क्या ये जो पहला पॉइंट लिखा गया है वो सही लिखा गया है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम होती है? क्या ऐसा जरूरी है कि ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम? नो सर। ऐसा तो बिल्कुल नो सर, ऐसा तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, नो सर, है ना। ये कोई कंपलसरी नहीं कि ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम हो, अलग अलग भी होती है, ठीक है। अब इसका रीजन क्या कहा गया है? ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली इन जर्नल, ठीक है। ऑर्डर आप एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, ठीक है। जबकि मॉलिक्युलरिटी क्या होता है? सम ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको पता है ना, जैसे हमने बोल दिया a प्लस बी गिव्स c प्लस डी, तो a का कितना है 1, b का कितना है 1, तो स्टोइकियोमेट्रिक कितनी हो गई? टोटल 2 हो गई। तो जबकि मॉलिक्युलरिटी कैसे निकालते हैं? मॉलिक्युलरिटी निकालते हैं हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को सम कर देते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री अगर है, अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, कॉम्प्लेक्स है तो उसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से करते हैं, और कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसमें एलिमेंट्री रिएक्शन को देख के ही कर देते हैं, ठीक है। मेरी बात समझिएगा जरा ध्यान से, ठीक है, मेरी बात ध्यान समझिएगा। तो आप मुझे बताओ क्या ये जो एजर्सन है वो तो गलत है? क्या रीजन सही है? क्या रीजन सही है? रीजन सही है गलत है? यस सर, रीजन बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि ऑर्डर यस हम सर, सही है। एक्सपेरिमेंटली ही निकालते सही हैं, और मॉलिक्युलरिटी हमने सिखाया था आपको, मॉलिक्युलरिटी हम जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं उनको हम ऐड करके निकालते हैं, ठीक है। रीजन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बट एजर्सन गलत लिखा हुआ है।
अब आपके पास 5 ऑप्शन है, A, B, C, D, E। पहला ऑप्शन पढ़िए, कहा है बोथ A एंड R आर करेक्ट, मतलब एजर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, जबकि ये ऑप्शन गलत है। हमारा ए जो एजर्शन था वो तो रॉन्ग था, क्योंकि ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम नहीं होती है, समझ गए ना, सेम हो भी सकती है बट हर जगह ऐसा नहीं है कि वो सेम हो, तो ये कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या कहा गया, ए एंड आर आर करेक्ट, तो बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, ये भी बात बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि एजर्शन हमारा क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। फिर सी पार्ट है, ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, तो एजर्शन तो हमारा करेक्ट है ही नहीं ना, तीसरा ऑप्शन भी गलत है। फिर ए एंड आर बोथ आर रॉन्ग, ठीक है, तो ए और आर एजर्शन और रीजन दोनों गलत नहीं है, एजर्शन सही गलत है, रीजन सही है, तो ऑप्शन ई है हमारा, एजर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट। तो ये वाला ऑप्शन जो हमारा होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, तो फर्स्ट वाले का ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट वाले का ऑप्शन होगा ई पार्ट। बात समझ गए कि समझ गए, फर्स्ट वाले का ऑप्शन ई पार्ट होगा, और आप आंसर में जाके देखना तो आपको ई पार्ट ही समझ में आएगा। यार कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि सब सही नहीं चल रहा है, करने डिस्कनेक्ट हो रहा है, क्या ऐसा बाकी लोगों के साथ भी हो रहा है क्या? नो सर। यस सर, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। Yes, sir. यार अब आज No, हो sir. यार, उसको आज मैनेज और कर लो, कल से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग अपना 5 बजे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका फर्स्ट का ई पार्ट है कि नहीं, फर्स्ट का ई पार्ट, तो फर्स्ट का ई पार्ट है, बात समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है, यस सर। बात समझ गए आप, तो Yes, sir. अब इसको हम हटा रहे हैं, तो इस तरीके से आप एजर्शन रीजन ट्राई करिए, मुझे लग रहा है कि अब आप लोग समझ गए होंगे कैसे आपको एग्जाम में करना है, वो आप समझ गए होंगे, ठीक है, यस सर। ये सर समझ गए। ठीक है। तो अब हम आ रहे हैं अपने वापस टॉपिक में आ रहे हैं, जो सरफेस केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक था, ब्लैंक हो गया, बड़ी प्रॉब्लम है यार, नेट की बड़ी दिखा रहा है ब्लैंक। नेट की बड़ी सर प्रॉब्लम। बारिश भी हो गई ना, इसी से और दिक्कत है। हाँ बारिश हो गई, इस वजह से दिक्कत ज्यादा हो गई, आज मौसम खराब हो गया। एक सेकेंड, एक काम करिएगा जरा, 1 मिनट रुकिए जरा, मैं बताता हूँ, मैं नेटवर्क अपना चेंज कर लेता हूँ जरा, अगर नेटवर्क चेंज करने से सही आ जाती चीजें। दिख रहा है मेरे तो। नहीं, कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि ब्लैंक हो गया है, 1 मिनट में नेटवर्क अपना चेंज कर लेता हूँ। अब आप लोग मुझे बताना कि अब, क्योंकि वाईफाई में जब बारिश हो जाती है ना, वाईफाई सही नहीं चलता है, ठीक है, नेटवर्क चेंज कर लिया, अब आप अब मुझे बताना कि अब कैसा है, ठीक है, अब मुझे सही है ठीक है, अब सही है कि पहले सही था? सर, पहले भी सही आ रहा था, सही था, अब दोनों अब भी का सही है, ठीक है, ठीक है, सही है। अब मुझे बताना कि अगर कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। तो हम लोग सर एडजॉर्प्शन को और आगे कंटिन्यू करते हैं। एडजॉर्प्शन हमने बता दिया था, सरफेस फिनोमिना है, जो उसमें एडजॉर्बेट जो अटैच होते हैं, दे आर कॉल्ड एज एडजॉर्बेट, और जहां अटैचमेंट होता है, जिस सरफेस पे अटैचमेंट होता है उसको हम एडजॉर्बेंट बोलते हैं, दिस सरफेस इज कॉल्ड एज एडजॉर्बेंट, ठीक है। तो एडजॉर्बेट आपकी एडजॉर्बेंट सरफेस पे आके अटैच होते हैं। फिर हमने जॉर्प्शन बताते हैं, जॉर्प्शन क्या होता है, जिसमें एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन दोनों हो रहा होता है। डिजॉर्प्शन हमने बताया था कि हम अगर वो सब चीजें जो कंडीशंस है उन्हें हटा देते हैं तो वो डिजॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में कुछ डिफरेंस बताए थे। आगे हम लोग एडजॉर्प्शन को कंटिन्यू करते हैं। एक क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाई एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। कल मुझसे शायद यस या सात्विक ने किसी ने पूछा था, व्हाई एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, व्हाई एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में आया है। आपको बताना है कि एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक का मतलब है कि कुछ हीट क्या होगी, रिलीज होगी, सम हीट विल बी रिलीज। तो व्हेन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है व्हेन एडजॉर्बेट, इसका मतलब है व्हेन एडजॉर्बेट गेट अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है, सम हीट विल बी रिलीज, सम हीट विल बी रिलीज, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग दो तरीके से समझेंगे, क्योंकि आंसर एग्जाम में कई बार आया है। एक टेक्निकली भी समझेंगे और एक लॉजिकली भी समझेंगे। लॉजिक क्या है,
ठीक है, जैसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है व्हाई एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, तो आप लोग आंसर लिख के आ जाते हो बिकॉज सम अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड सो इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ये नहीं पूछ रहा है आपसे, उसने पूछा क्यों एक्सोथर्मिक है, व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द फिनोमिना बिहाइंड इट्स एक्सोथर्मिक नेचर, क्या कारण है जिससे वो एक्सोथर्मिक है, वो ये पूछ रहा है। तो दो इसके सर एड्सॉर्प्शन एक सर वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और सर बिल्कुल। उसका जो गिब्स की एनर्जी होती है सर उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है सर, इस वजह से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं समझाने जा रहा हूं। तो एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक क्यों है, इसका एक आंसर टेक्निकली समझेंगे और एक आंसर इसका लॉजिकली समझेंगे। लॉजिकली क्या है, लॉजिक क्या है इसके पीछे, लॉजिक ये है बेटा कि जब भी आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया था हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं या कोई अट्रैक्शन फोर्स को हम ब्रेक करते हैं या कोई हम इंटरेक्शन को ब्रेक कराना है, तो वी हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी, हमें हमेशा एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, जब भी दो चीजें आपस में जुड़ी हैं और उन्हें हमें अलग करना है, हमेशा हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, ब्रेक करने के लिए ऑलवेज एनर्जी नीडेड, हमेशा ये रूल है, मतलब नेचर का ये रूल है, हमेशा एनर्जी चाहिए। अगर आपको कोई चीज ब्रेक करनी है, आपको कौन दोनों चीजों को अलग अलग करना है, ऑलवेज आपको एनर्जी चाहिए अगर आपको कोई ब्रेक करना है। ठीक है, अब ब्रेक का मतलब यहाँ वो ब्रेकअप वाला मत समझ लेना, उससे कोरिलेट मत करना। ठीक है, तो यहाँ हम कोई बॉन्ड ब्रेक करने की बात कर रहे हैं या मॉलिक्यूल को हम अलग अलग करने की बात, जैसे वाटर है, वाटर में मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, लिक्विड मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ, वाटर के मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जुड़े हुए हैं। अब उन्हें हमें अलग करना है, कैसे अलग करना है, जब हम उन्हें अलग करेंगे तभी तो वेपर फेज में जाएंगे। तो अगर लिक्विड मॉलिक्यूल को, वाटर मॉलिक्यूल को हमें वेपर फेज में ले जाना है, इसका मतलब हमें उनका अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक करना है। तो वो अपने आप नहीं होंगे, हमें कुछ हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, हमें कुछ उसको गर्म करना पड़ता है। हीट प्रोवाइड करने का मतलब है हमने एनर्जी प्रोवाइड करी। ठीक है, या इसी तरीके से समझ के ना, कुछ भी ब्रेक करना हो, आपको अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक करना हो या बॉन्ड ब्रेक करना हो, ऑलवेज सम एनर्जी इज नीडेड। और इसका उल्टा होता है कि जब भी अटैचमेंट होता है तो हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, आप लोग इसको जरा एक मिनट नोट करिए, फटाफट एक मिनट नोट करिए। तो होता क्या है, जब अटैचमेंट होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, बात समझिए जरा, अटैचमेंट जब होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, एक मैंने कल भी बच्चों को एग्जांपल लेके बताया था, जो बाद में मीटिंग में जुड़े थे, मैंने एग्जांपल लेके बताया था कि अगर आप जिस टेबल में बैठे हैं, आप उस पेन को, आप जो पेन पकड़े हैं, थोड़ा दूर से, ऊंचाई से उस टेबल पे छोड़िए। ठीक है, ये करके देखिए, कल मैंने एक्सपेरिमेंट भी, मतलब ये एक नॉर्मल सी चीज है, नॉर्मल सा लॉजिक है। आप अपने पेन को, जैसे पेन है, आप टेबल पे उसको छोड़िए, तो जब आप टेबल पे छोड़ेंगे तो देखना कुछ आवाज आएगी, मतलब वो आवाज जो आ रही है यानी हमारी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ साउंड रिलीज हो रही है। ठीक है, तो यहां भी यही हो रहा है, अटैचमेंट हो रहा है। किसके किसके बीच में अटैचमेंट हो रहा है, बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड द एडजॉर्बेंट। ठीक है, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में अटैचमेंट हो रहा है, तो एनर्जी कहीं ना कहीं रिलीज होगी किसी ना किसी फॉर्म में। ठीक है, अब यहां पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होगी। ठीक है, क्योंकि जो एडजॉर्बेट आ रहे हैं दे ऑल्सो हैव सम एनर्जी, उसके पास भी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, और जो सरफेस है, उस सरफेस के मॉलिक्यूल के पास भी कुछ सरफेस एनर्जी है, वो दोनों टाइप की एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट होगी, और वो जिस फॉर्म में रिलीज होगी, इसी वजह से जो एडजॉर्प्शन है वो आपका एक्सोथर्मिक नेचर होता है। ये आपका एक सिंपल लॉजिक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर लॉजिकली लिखना चाहें, एक नंबर में सीधे आ जाए, तो आप लिख सकते हैं because their adsorbate will get attached to the adsorbent, so the surface energy of the adsorbent will release in the form of heat,
ठीक है, ये आप सिंपल सा लॉजिक लिख सकते हैं। अब इसका आंसर टेक्निकली समझते हैं। सब कुछ सही चल रहा है ना भाई? स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, अब कुछ सब कुछ सही चल रहा है? एवरीथिंग इज ऑल यस राइट? सर। यस सर। अब यस सर, सही है। टेक्निकली समझते हैं। एक हमारा फॉर्मूला होता है गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला है गिब्स फ्री एनर्जी का, आपको थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ाया गया था। अगर आप भूल गए तो मैं थोड़ा सा फिर से रिवाइज करा दूंगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये फॉर्मूला होता है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये फॉर्मूला होता है। सरफेस केमिस्ट्री में आज यूज हो रहा है, बट वो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स से। यहाँ पे हमारी जो डेल्टा जी है, वो डेल्टा जी क्या है वो मैं आपके सारे टर्म्स लिख देता हूं। ये डेल्टा जी क्या है? ये डेल्टा जी है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। दिस डेल्टा जी इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ये समझिए जरा आप। ये डेल्टा जी जो है, ये डेल्टा जी है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। दो तरीके के प्रोसेस होते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। बहुत ज्यादा डिटेल में जाना है तो आप इसको पढ़ लेना 11th की बुक से, बट थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, अगर प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस समझते हैं ना, नेचुरल प्रोसेस जो अपने आप हो रहा हो, ठीक है। बात समझ गया कि नहीं समझ गया? अगर प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस होता है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है मतलब जो अपने आप हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, तो उसके लिए डेल्टा जी का साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। जो अपने आप होता है, जैसे वाटर का वेपराइजेशन अपने आप हो रहा है, कूलर में पानी रखा है, अपने आप वेपराइज हो रहा है। बट जो स्पॉन्टेनियस नहीं होते हैं, जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, जैसे अगर आप रूम टेम्परेचर पे आप चाहते हैं कि आप पानी को आइस में कन्वर्ट कर दें, तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। आपको फ्रीजर में रखना पड़ेगा, और जितनी देर फ्रीजर काम करेगा उतनी देर फ्रीजिंग चलेगी, फिर मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गए आपके रूम टेम्परेचर पे मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, या वाटर का वेपराइजेशन भी थोड़ा बहुत होता है, पेट्रोल का वेपराइजेशन भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आपका हो गया फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ठीक है। तो जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो डेल्टा जी उनमें क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब आप अच्छे से समझ लो, फिर जो मैं जवाब पूछता हूँ वो आप बताते जाएंगे। तो ये बात डेल्टा जी के टर्म्स में हो गई। डेल्टा जी आपका गिब्स फ्री एनर्जी है। थोड़ा बहुत डेल्टा जी हम लोगों ने आपको अगर याद हो, मुझे नहीं पता, आप लोग को जवाब देते नहीं हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने पढ़ाया था। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो पढ़ी नहीं, तो भैया बोर्ड में नहीं पढ़नी है क्या आपको? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोर्ड में तो देना है ना। अब थोड़ी थोड़ी सुगबुगाहट होने लगी कि स्कूल खुलने वाले हैं, इसका मतलब बोर्ड का एग्जाम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें सारे वीडियो हमारे अपलोड हैं, ठीक है। अभी कुछ बच्चों ने कंप्लेन करी कि सर वीडियो ऐप में थोड़ा अच्छे नहीं चल पाते हैं, तो उसको हम YouTube में भी अभी व्यवस्था कर रहे हैं, YouTube में भी डाल देंगे, ठीक है। ऐप में उन्होंने कहा कि रिवर्स करने में, पीछे करने में दिक्कत आती है, आगे बढ़ाने में दिक्कत आती है, मैं YouTube में भी डाल दूंगा। जो पुराने हमारे वीडियो हैं वो मैं डाल दूंगा, लेटेस्ट वाले नहीं डालूंगा, पुराने वीडियो हम YouTube में भी डाल देंगे, ठीक है। तो जो हमारे पुराने वो YouTube से भी आप ले सकते हैं, अभी मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ काम उस पर, ठीक है। और जो हमारा डेल्टा एच है, वो डेल्टा एच क्या होता है? चेंज इन इंथैल्पी। डेल्टा एच क्या है? वो है हमारा चेंज इन इंथैल्पी। दिस डेल्टा एच इज चेंज इन इंथैल्पी, ठीक है। डेल्टा एच इज चेंज इन इंथैल्पी। अगर प्रोसेस हमारा एक्सोथर्मिक होता है तो डेल्टा एच नेगेटिव होता है, ठीक है। डेल्टा एच नेगेटिव कब होता है? जब प्रोसेस हमारा एक्सोथर्मिक है, ठीक है। इसको भी मैं समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है। आप सारी चीजों को यार समझते जाया करो, मतलब ये नहीं कि जो मैंने कह दिया वो आप मान लिया, नहीं आता तो पूछ लिया करो प्लीज। और डेल्टा एच पॉजिटिव होता है अगर प्रोसेस हमारा एंडोथर्मिक होता है। अब आप समझ लो ऐसा होता क्यों है, ठीक है। जैसे मान लो प्रोसेस एंडोथर्मिक है, कोई हम एग्जांपल लेते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस का, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये आपको डिसाइड करना है कि एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, ठीक है। आपने एक कंटेनर में या कहीं किसी जगह पे आपने एक आइस क्यूब्स डाल दिए आपने, ठीक है, आइस क्यूब्स आपने डाल दिए, ठीक है। आपने कभी देखा है, अब इस साल तो हमारा कोरोना की वजह से पूरा मतलब गर्मियों वाला सारा माहौल बेकार हो गया, नहीं हम लोग कितना एंजॉय करते थे, आइसक्रीम खाने जाते थे, और मैंगो मिल्क शेक भी जगह जगह मिलते रहते थे, लस्सी मिलती थी कुल्हड़ में, है ना, सब हम लोग बड़ा एंजॉय करते थे चीजों को। अब इस साल तो सब चीजें खत्म हो गई, ठीक है। तो आप कभी देखते हो लस्सी पीने जाते हैं लाल बंगले में, वो चुनचुन लस्सी वाला भी है, तो क्या करता है वो एक आइस को मतलब क्रश करके थर्माकोल के बॉक्स में रखता है। तो थर्माकोल के आशीष तुम घूम रहे हो, फिर यही चीज मुझे तुम्हारी खराब लगती है, तुम मानोगे नहीं, तुम सुधरोगे नहीं, ठीक है। इसी वजह से मैंने तुमको रिमूव किया था और तुमने आज फिर वही काम शुरू कर दिया, मुझे यही चीज खराब लगती है। अरे सर पानी पीने गए थे। हाँ पानी वानी लेके बैठा करो, देखो हम भी लेके बैठे हैं ना।
तो आइस को वो क्रश करके क्या करते हैं, थर्माकोल के बॉक्स में रखते हैं। ठीक है, थर्माकोल के बॉक्स में क्यों रखते हैं, क्योंकि थर्माकोल का जो बॉक्स है वो इंसुलेटर ऑफ हीट है, और आइस को मेल्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए, आइस को मेल्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, बिकॉज ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और चूंकि वो आपका बॉक्स इंसुलेटर है तो सराउंडिंग से आइस को हीट नहीं मिल पा रही है, एनर्जी नहीं मिल पा रही है, इसलिए आइस मेल्ट नहीं हो रही है। ठीक है, बट अगर मान लीजिए आपने ये ओपन कंटेनर में आइस क्यूब्स रख दिए, तो ये आइस क्यूब्स क्या करेगा, सराउंडिंग में से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, आज मीटिंग एंड हो जाएगी तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, टॉपिक मुझे खत्म करना है। ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो एंजॉय करेंगे। तो ये आइस क्यूब्स क्या करेंगे, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, और हीट को एब्जॉर्ब करके क्या होंगे, मेल्ट होंगे। तो दिस मेल्टिंग ऑफ आइस क्या हुआ, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ। एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट या एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, कुछ भी लिख सकते हैं, हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, ये आइस मेल्ट सिर्फ एक ही सूरत पे हो रही थी, क्योंकि उसको सराउंडिंग से हीट मिल रही थी, और चूंकि उसने सराउंडिंग की हीट ले ली ना यार, समझो बात को, उसने सराउंडिंग की हीट ले ली, इस वजह से सराउंडिंग ठंडा हो जाता है। ठीक है, अगर वो आइस मेल्ट नहीं होती तो वो उसको ठंडा नहीं कर पाती। पानी में जब कभी हम लोग आते हैं और पानी में शरबत चाहिए, हमको शरबत बनाते हैं या कुछ भी शिकंजी बनाते हैं, तो उसमें बर्फ डालते हैं, क्यों, क्योंकि बर्फ क्या करती, जब मेल्ट होगी तो वो शिकंजी या पानी से हीट को एब्जॉर्ब करेगी, इस वजह से वो पानी हमारा ठंडा होता है। ठीक है, प्लस उसका भी टेम्परेचर कम होता है, तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो गया। अब आप इस पूरे प्रोसेस में अगर आप डेल्टा एच निकालें, तो डेल्टा एच क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब पहले कितनी एनर्जी थी, बाद में कितनी थी। तो मुझे ये बताओ, जो वाटर के मॉलिक्यूल थे, मुझे सोच के बताना, जब जवाब देना। ठीक है, वाटर के जो मॉलिक्यूल थे, एक वर्ड में जवाब चाहिए, और सब लोग लिख के देंगे तो मुझे पता चले कितने लोग हमारी बात को सुन रहे हैं। वाटर के जो मॉलिक्यूल थे, जब वो आइस में थे, जवाब सुनने के बाद देंगे, जब वो आइस में थे तब उनके पास ज्यादा एनर्जी थी, या जब वो वाटर में मेल्ट हो गए तब उनके पास ज्यादा एनर्जी है। केस वन जब वो आइस में थे, और केस 2 जब वो वाटर में मेल्ट हो गए। आपको बताना है विच हैज मोर एनर्जी, केस 1 और केस 2, लिख के तुरंत, केस 1 और केस 2, केस 1 और केस 2। भैया फिर से सुन लो, प्लीज सुन लो, फिर से सुन लो। ज्यादा एनर्जी कब थी उनके पास, ज्यादा एनर्जी कब थी, प्लीज फिर से सुन लो, जब वो आइस में थे, सॉलिड फॉर्म में थे, तब ज्यादा एनर्जी थी, या जब वो मेल्ट हो गए तब ज्यादा एनर्जी है। बिफोर मेल्टिंग या आफ्टर मेल्टिंग, बिफोर मेल्टिंग या आफ्टर मेल्टिंग, फिर से आप जवाब दो। कई लोगों ने बहुत जल्दी में जवाब दे दिए, कृष्णा, लतिका, दिनेश बहुत जल्दी में दे दिए, बाद में सब लोग सुधार रहे हैं अपने अपने जवाब, तो मुझे पता नहीं, बिफोर मेल्टिंग या आफ्टर मेल्टिंग। वाटर पहले सॉलिड फॉर्म में थे, लिक्विड में कब आए, क्योंकि जब उन्होंने सराउंडिंग से हीट ली, जब उन्होंने सराउंडिंग से हीट ली तब लिक्विड में आए। ठीक है, तो आपके पास तनख्वाह आने के पहले ज्यादा पैसे रहते हैं या सैलरी आने के बाद पैसे होते हैं, सोचने वाली बात है ना। तो जब वो सराउंडिंग से हीट लेंगे उसके बाद उनकी एनर्जी और बढ़ जाएगी, क्योंकि हीट जो एनर्जी है वो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, जितनी उन्होंने सराउंडिंग से हीट ली है वो तो ऐड हो जाएगी ना। तो आफ्टर मेल्टिंग उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आफ्टर मेल्टिंग बढ़ गई यानी फाइनल एनर्जी ज्यादा हो गई, और फाइनल का मतलब मेल्टिंग होने के बाद, और इनिशियल मतलब बिफोर मेल्टिंग एनर्जी कम हो गई, तो फाइनल बड़ा है, इनिशियल छोटा है, तो प्रोसेस कैसा होगा, डेल्टा एच कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, जबकि डेल्टा एच नेगेटिव होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है एनर्जी जब रिलीज होती है, जैसे अभी हम चिल्ला रहे हैं, ठीक है, हम चिल्ला रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी एनर्जी खर्च हो रही है। इतना आसान नहीं होता चिल्लाना पढ़ाना, इतना आसान नहीं होता। ठीक है, हमारी एनर्जी खर्च हो रही है। मान लीजिए हम 5 किलो जूल के साथ फुल ऑफ एनर्जी बैठे, और 1 घंटे के बाद जब रात के 10 बजेंगे तो हमारी एनर्जी 5 किलो जूल नहीं रहेगी, वो घट के मान लीजिए 3 किलो जूल हो गई।
तो फाइनल हो गई 3 किलो जूल और बाद में हो गई फाइनल हो गई 3, इनिशियल थी 5, यानी क्या हो गया -2। तो डेल्टा एच आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, Yes, जो sir. हीट ली वो उससे यस सर। नहीं बेटा, एक्चुअली जो भी हीट ली है उसमें वो तो उसकी वाटर की तो एनर्जी बढ़ाएगी ना, वाटर मॉलिक्यूल के पास ही तो एनर्जी स्टोर होगी ना, वो कहीं वेस्ट थोड़ी ना होगी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, वो एनर्जी जाएगी। ठीक है, तो वो एनर्जी बढ़ेगी कहीं ना कहीं। आपको ये पढ़ाया गया होगा MC डेल्टा टी और लेटेंट हीट, ये सब पढ़ा है आपने, तो एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल तो पढ़ा है। ठीक है ना, तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। तो ये मैंने डेल्टा एच के बारे में बता दिया और डेल्टा जी के बारे में बता दिया, अब आप लोग भूलेंगे नहीं। तीसरा यहाँ पे जो टर्म है उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो है आपका टेम्परेचर। मुझे नहीं लगता कि टेम्परेचर के बारे में किसी को कोई समस्या होनी चाहिए। टेम्परेचर सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे केल्विन में रखा जाता है, तो टेम्परेचर आपका क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, चौथा टर्म है इंट्रोपी। चौथा टर्म है इंट्रोपी। ठीक है, इंट्रोपी, इंट्रोपी इसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंट्रोपी हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एंट्रोपी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं जिससे आप लोग उसका जवाब दें। एंट्रोपी को हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी होती है इट इज द रैंडमनेस और फ्रीडम। बहुत आप आसान शब्दों में समझ जाओ, मॉलिक्यूल की फ्रीडम आपकी इंट्रोपी होती है। और कभी इंट्रोपी S नहीं हमेशा चेक किया जाता, हमेशा डेल्टा S चेक किया जाता है। वी ऑलवेज कैलकुलेट द चेंज इन इंट्रोपी। ठीक है, अगर इंट्रोपी बढ़ रही है, अगेन बात समझिएगा, इंट्रोपी बढ़ रही है तो बढ़ गई बाद में ना, तो चेंज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और इंट्रोपी अगर घट रही है तो चेंज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे आजकल अपनी इंट्रोपी एकदम खराब चल रही है, घटी हुई चल रही, घर में बैठे रहते हैं दिन भर हम लोग। ठीक है, तो अपनी इंट्रोपी बहुत गिरी हुई है, कम है। ठीक है, अभी जैसे ही कोविड खत्म होगा, घर से बाहर निकलेंगे, तो भैया बताइए बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड, ठीक है, बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड अपना जो डेल्टा एस है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, जल्दी से जवाब दो। पॉजिटिव। कोविड के खत्म होने के बाद अपना अपना डेल्टा एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव होगा। घर में फ्रीडम कहाँ है, नहीं है। सबको लगता है कि यार घर से निकले थोड़ी देर आइसक्रीम खाएं, ये सब होना तो नहीं चाहिए, लेकिन लगता है। मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा क्योंकि अभी ये सब थोड़ा सा इसी समय हमको कंट्रोल करना चाहिए। बट ये जनरल सी बात है कि अभी अपनी इंट्रोपी कम है, हमें घर में दिन भर बैठे हैं, कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, हमारी फ्रीडम कम है। हम बाहर निकलेंगे, हम चाट खाएंगे, बताशे खाएंगे, हम आइसक्रीम खाएंगे, तो अपनी इंट्रोपी बढ़ेगी, और इंट्रोपी बढ़ेगी तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे आप बताइए, एडजॉर्प्शन जो एक प्रोसेस है, हम सीधे अपने प्रोसेस में आते हैं। एडजॉर्प्शन प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ती है या घटती है? एडजॉर्प्शन प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ती है या घटती है? नेगेटिव होती है, नेगेटिव नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताओ, एंट्रोपी बढ़ती है या घटती है? सर घटती है। घटती है नेगेटिव। क्योंकि वो मॉलिक्यूल उस सरफेस पे आके क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। और अगर अटैच हो गए तो उनकी फ्रीडम क्या हो गई, खत्म हो गई, उनकी फ्रीडम कम हो गई। ठीक है, उनकी फ्रीडम अगर कम हो गई, उनकी फ्रीडम कम हो गई, तो डेल्टा एस एडजॉर्प्शन में क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। ठीक है, अगेन वापस फॉर्मूला में लिख रहा हूं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। कहीं समस्या हो प्लीज जल्दी से मुझे जरूर बता देना कि सर समस्या है, नहीं समझ में आया, एंट्रोपी, इंथैल्पी, जो भी समझ में नहीं आया जल्दी से मुझे बता देना। ठीक है, आयुष सही कहा आपने, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब मुझे बताओ, ये एडजॉर्प्शन के लिए अगर हम ये लिख रहे हैं, दिस इज फॉर एडजॉर्प्शन, अगर हम ये एडजॉर्प्शन के लिए अपनी इक्वेशन लिख रहे हैं, इनमें सबके साइन बताइए। यहाँ पे डेल्टा जी का साइन क्या होगा, जल्दी बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस है, एडजॉर्प्शन अपने आप होता है। आप मार्केट से बोतल खरीद के लाते हो तो उसके अंदर वो सिलिका जेल की पुड़िया रखी होती है ना, तो उसमें आपको कोई काम नहीं, अपने आप उसमें से मॉइस्चर क्या होता है, एडजॉर्ब हो जाता है। मॉइस्चर अपने आप एडजॉर्ब, आप कुछ नहीं करते ना उसमें, आप क्या करते हो, आप तो उसको निकाल के फेंक और देते हो बाद में बाहर निकाल के ना, उसका कोई काम भी नहीं होता। खैर,
तो वो स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होगा, डेल्टा जी नेगेटिव है। तो आपका LHS नेगेटिव हो गया, LHS आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है। इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता है हमको, यही तो हमको प्रूफ करना है, यही तो बताना है कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। माइनस कर्ली ब्रैकेट लगा दिया जाए, पूरा डेल्टा एस को हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। टी क्या होता है बेटा, टी होता है आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज टेम्परेचर ऑलवेज पॉजिटिव है। और डेल्टा एस अभी आपने कहा कि ये बेचारे Negative. अपनी फ्रीडम कम कर देते हैं, ठीक है, अपनी फ्रीडम कम कर, जैसे इस समय हमारी, तो मैं ये बात कर रहा था कि जो एब्जॉर्प्शन होता है उसमें डेल्टा एस क्या हो जाता है, डेल्टा एस नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना, बात समझ गए ना, नेगेटिव। क्योंकि एंट्रोपी घटती है बेटा, एंट्रोपी घटती है, सभी को मुझे लग रहा है बात समझ में आ गई होगी, डेफिनेटली एंट्रोपी डिक्रीजेस। और अब जब एंट्रोपी घटेगी तो ये देखो, अब जरा यहाँ पे आओ, LHS आपका नेगेटिव है, LHS आपका नेगेटिव है बिकॉज ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कभी कभी इसमें स्पॉन्टेनिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं, मैं उसके बारे में भी जिक्र करूंगा आपको अभी, कि धीरे धीरे स्पॉन्टेनिटी कम क्यों होती है, इसका भी मैं आपसे जिक्र करूंगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि कब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा, मैं इसके बारे में भी जिक्र करूंगा आपसे अभी थोड़ी देर में। क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो डेल्टा एच का साइन मुझे नहीं पता अभी क्या है, माइनस, इधर करली ब्रैकेट है, प्लस माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं, बायो वाले, बायो ग्रुप, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस, ठीक है, बिल्कुल सही। अब LHS आपका नेगेटिव चल रहा है, डेल्टा एच के बारे में पता नहीं है, माइनस और माइनस इधर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, जो भी आएगा, मान लो ये हमारा नेगेटिव x है, मान लो ये x था तो ये हो जाएगा प्लस x। अब आप मुझे बताओ, इधर ये चीज तो पॉजिटिव हो चुकी है, LHS को नेगेटिव होना है, तो ये नेगेटिव कब हो पाएगा, ये एक ही सूरत पे नेगेटिव हो पाएगा जब हमारा डेल्टा एच क्या होगा, मस्ट बी नेगेटिव। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझ गए। मैं फिर से इस बारे Yes, में sir. बता देता हूं, ये देखिए इधर आपका नेगेटिव होना है, ये कंपलसरी है, इसको नेगेटिव होना ही पड़ेगा, और ये है नेगेटिव, मुझे पता ये है। मैथ्स में कहते हैं ना LHS RHS जैसे है ना, हेंस प्रूफ करते हैं, तो वैसे ही हमें हेंस प्रूफ करना है डेल्टा एच। और ये आपका मान लिया हमने ये वैल्यू x थी, तो प्लस इंटू माइनस, ये हो गया आपका माइनस, और ये हो गया माइनस x, ठीक है। तो ये इधर नेगेटिव है डेल्टा एच, और ये हो गया आपका प्लस x, ठीक है। तो यार अब आप बताओ, इधर ये तो प्लस है, ये तो पता चल गया ये हमेशा प्लस रहेगा ऑलवेज, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है, अभी प्रूफ कर लिया ऑलवेज पॉजिटिव है ना, ऑलवेज पॉजिटिव है या नहीं है, ठीक है। अब इसको नेगेटिव रखना है, तो ये नेगेटिव कब होगा, जब डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव, और अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है, प्रोसेस मस्ट बी एक्सोथर्मिक, ठीक है। और ये तब तक रहेगा जब तक आपका डेल्टा एच नेगेटिव रहेगा, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन होने लगता है ना, मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में रैपिड होता है, बाद में स्लो होने लगता है, तो जैसे जैसे स्लो होने लगता है फिर वो हीट निकलनी धीरे धीरे कम हो जाती है, और जब हीट निकलनी कम हो जाएगी तो एक लेवल के बाद फिर डेल्टा जी भी आपका नेगेटिव होना धीरे धीरे कम हो जाएगा। एक लेवल आ जाएगा जब आपका ये जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव से लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव, और फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा, और जैसे ही ये आपका बढ़ जाएगा तो फिर ये आपका इधर वाला टर्म्स पॉजिटिव हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन आपका रुक जाएगा। तो ये स्पॉन्टेनियस है, बट एक लिमिट तक है, ये नहीं कि इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में रैपिड है, बाद में स्लो हो जाता है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, ये आप समझ गए कि व्हाई एब्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, डिपेंड करता है कि केस कैसा आए, वो तब आप उस टर्म्स में बता देना, लॉजिकली आप बता सकते हो और आप टेक्निकली भी उसको डिस्कस कर सकते हो। सर जब डेल्टा एच टी डेल्टा एच के इक्वल आ जाएगा तब हम ये कह सकते हैं ना कि इक्विलिब्रियम आ गया। हाँ बिल्कुल, जब डेल्टा एच आपका टी डेल्टा एच के इक्वल आ जाएगा, अपना अपना पहले माइक्रोफोन वो ऑफ करो, माइक्रोफोन ऑफ करो, ठीक है। बिल्कुल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एब्जॉर्प्शन कब तक चलेगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताओ एब्जॉर्प्शन कब तक कैरी ऑन रहेगा, तो ये कब तक रहेगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, ये तब तक चलेगा जब तक डेल्टा जी हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। और जैसे ही
जैसे ही डेल्टा जी नेगेटिव होना बंद हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आया, और पॉजिटिव की तरफ कब आएगा? जब ये जीरो हो जाएगा, जीरो या उसके ऊपर हो जाएगा। तो जैसे ही जीरो हो जाएगा तो अब इक्विलिब्रियम आ गया है, अब चांसेस खत्म हो रहे हैं, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। और जब ये जीरो हो जाएगा तो डेल्टा एच किसके इक्वल हो जाएगा? टी डेल्टा एस के इक्वल हो जाएगा। तो जैसे ही डेल्टा एच आपका टी डेल्टा एस के इक्वल होता है या उससे ज्यादा हो जाता है, फिर ये आपका बंद हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है या आप पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद हम वापस सर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी क्या? अजी सर डेल्टा एच इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा एस पर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, फिर आगे फर्दर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, फिर फर्दर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जितना है बस उतना बना रहेगा, ठीक है। फिर नहीं होगा क्योंकि एब्जॉर्प्शन एक लिमिट तक होता है, अनलिमिटेड नहीं होता। मैंने बताया था ना, ये सरफेस होती है, ठीक है, सरफेस पे एडजॉर्बेट आके अटैच होते रहते हैं, ठीक है, अटैच होते रहते हैं। जैसे जैसे सरफेस भरने लगती है वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन फिर स्लो होने लगता है। अब मान लो ये पूरी सरफेस भर गई, तो अब हो सकता है इसके ऊपर भी आ जाए, लेकिन ऊपर आएंगे तो वो उतनी मजबूती के साथ नहीं जुड़ेंगे। मान लो एक लेयर ऊपर आ गई, फिर इसके ऊपर भी मान लो थोड़ा बहुत चांसेस बन सकता है। अब लेकिन एक लिमिट के बाद ऊपर के ऊपर नहीं आते रहेंगे, रुक जाएगा, खत्म हो जाएगी। जब सरफेस खत्म हो जाती है फिर एब्जॉर्प्शन रुक जाता है, फिर नहीं होता एब्जॉर्प्शन, ठीक है, फिर नहीं होता। समझ में आई बात की नहीं आई? प्लीज जल्दी मुझे बताओ। यस सर। ठीक है, अब हम लोग आ रहे हैं टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन में, जल्दी डिस्कस कर रहे हैं। दो तरीके का एब्जॉर्प्शन होता है, एक फिजिजॉर्प्शन है, आसान क्वेश्चन है, कई बार पढ़ाया गया आपको। फिजिजॉर्प्शन, इसी को फिजिकल एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। और दूसरा आपका होता है केमिजॉर्प्शन। ज्यादा इस पे डिटेल में नहीं जाना है, बस थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूं, समझा दूं। एक फिजिजॉर्प्शन और एक केमिजॉर्प्शन, ठीक है। जैसे नाम है फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन। फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन में एनर्जी डायग्राम भी एक आधी बुक में दिया है, बट एनर्जी डायग्राम आज तक नहीं पूछा गया, ना पूछा जाएगा, और उसको डिस्कस नहीं करने वाला, ठीक है। तो फिजिजॉर्प्शन में क्या होता है? अब जैसा कि नाम है फिजिजॉर्प्शन या फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो एडजॉर्बेट अटैच्ड to the surface of adsorbent, to the surface of adsorbent by some physical force, by some physical force। कुछ आपके अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जुड़े होंगे, by some physical force। और वो फिजिकल फोर्स होता है जैसे वॉन्डरवॉल फोर्स होता है। वॉन्डरवॉल फोर्स जो है आपके, ये कॉमन आपके फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है। ज्यादा इसको डिटेल में आपको डिस्कस करना है वॉन्डरवॉल फोर्स को, तो वो आप डिस्कस कर देख सकते हैं आप कहाँ पे, 11 की बुक से। तो वॉन्डरवॉल फोर्स आपका कॉमन फिजिकल फोर्स है, ठीक है। जबकि केमिजॉर्प्शन में क्या होता है? दे अटैच्ड बाय केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग होगी, कोई ना कोई, जो भी केमिकल बॉन्डिंग है, हम अभी उन सब चीजों पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू अटैच होंगे, और केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू अटैच होंगे तो हर जगह केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती, ये भी आप समझ लेना कि केमिकल बॉन्डिंग स्पेसिफिक लोगों के बीच में ही होती है, हर जगह केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती। मैंने आपको बताया कई बार, अगर मान लीजिए हमने कह दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जुड़ना है, तो हाइड्रोजन यहाँ के, ये मतलब नहीं कि हाइड्रोजन किसी दूसरे यूरेनियम के साथ बॉन्ड बना लेगा, नहीं, एक सिलेक्टेड लोग के साथ ही सिलेक्टेड एटम बॉन्ड बनाते, सबके साथ नहीं बनाते। तो केमिजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्डिंग हो रही है। तो दूसरा इसका सबसे बड़ा पॉइंट है कि केमिजॉर्प्शन स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक होता है, मतलब एक सेलेक्टिव। स्पेसिफिक का मतलब समझिए, स्पेसिफिक मतलब सेलेक्टिव एडजॉर्बेट, सेलेक्टिव एडजॉर्बेंट पे ही जाके अटैच होंगे। ये मतलब नहीं कि कहीं भी कोई चला जाए यार, जैसे सिलिका जेल है तो सिलिका जेल के बहुत सारे रोल होते हैं, ठीक है, सिलिका जेल के कई रोल होते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन है, एक्टिवेटेड कार्बन के बहुत सारे रोल होते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन आपको एक टीवी में ऐड दिखाया जाता था, एक पॉन्ड्स ब्लैक करके चला था, ठीक है, आया था ना, तो उसमें गंदा सा पानी डालते थे, नाली वाला पानी डालते थे, और एक ब्लैक कलर का वो डालते थे, है ना, ब्लैक कलर का एक एक्टिवेटेड कार्बन देते थे, तो थोड़ी देर में पानी साफ हो जाता था, ठीक है, वो सारा का सारा गंदगी उसे एब्जॉर्ब कर लेता था। तो वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन, वो फिजिकल है, ठीक है। एक्टिवेटेड कार्बन के और भी रोल है। एक्टिवेटेड कार्बन सिर्फ गंदगी के लिए नहीं होता है, डिकलराइजेशन करने के लिए भी होता है, या और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, जब हम एप्लीकेशन में जाएंगे तो उसकी बात होगी। बट केमिजॉर्प्शन सेलेक्टिव होता है, स्पेसिफिक होता है, हर किसी में केमिजॉर्प्शन नहीं अप्लाई हो सकता।
फिजिजॉर्प्शन आपका नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है एक एडजॉर्बेंट सरफेस एक से ज्यादा एडजॉर्बेट के लिए काम आ सकती है। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से आपने देखा कि एक एडजॉर्बेंट सरफेस थी, मैं बार बार अब कलर चेंज नहीं करूंगा, ये अट्रैक्शन फोर्स की वजह से आके जुड़े, खैर इतना स्ट्रांगली अटैच नहीं हो पाते हैं, थोड़ा दूरी रहते हैं। फिर जो दूसरी लेयर आती थोड़ा बहुत उनमें भी अट्रैक्शन लग जाता है, तो वो दूसरी लेयर भी आके थोड़ा ऊपर आ जाती है, तो ये मल्टी लेयर होते हैं बिकॉज देयर इज सम अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स की वजह से एक लेयर उसके ऊपर दूसरी लेयर भी आ जाती है। ये आपके यूनि लेयर होते हैं। बॉन्ड जो होगा वो आपका एक ही लेयर में बॉन्ड बनेगा, उसके ऊपर फिर चांसेस खत्म हो जाते हैं, यूनि लेयर होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अब आप मुझे जरा जवाब ये दो, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कॉमन सेंस लगाना, लॉजिक लगाना जरा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस में अटैचमेंट होगा, फिजिजॉर्प्शन में या केमिजॉर्प्शन में? केमिजॉर्प्शन में। केमिजॉर्प्शन में, डेफिनेटली केमिजॉर्प्शन में, क्योंकि वहां एक सेलेक्टिव बॉन्ड बन रहे हैं, क्योंकि फिजिजॉर्प्शन में कोई बॉन्ड नहीं बन रहा, वो एक अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, बॉन्डिंग होना और अट्रैक्शन फोर्स होना अलग है, आप समझ गए होगे ना, जैसे अभी हमारी बॉन्डिंग है, ठीक है, और बाकी आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो बॉन्डिंग में स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है, वो फिर उतना वो नहीं होता है, फिर वो अटैचमेंट स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, अभी हमारी शादी हो गई तो हमारी बॉन्डिंग हो गई है, बाकी आप ज्यादातर आप लोग बाकी समझ गए हो, समझदार हो। ठीक है, तो केमिजॉर्प्शन क्या होता है कि स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग होने की वजह से जो एडजॉर्बेट होते हैं वो स्ट्रांगली अटैच होते हैं, स्ट्रांगली अटैच होंगे तो एनर्जी भी ज्यादा निकलेगी। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है, लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है। ठीक है, लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है, लो हीट ऑफ कम हीट निकलती क्योंकि वो उतना स्ट्रांगली अटैच नहीं होते। लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन है, कम हीट निकलती है, लगभग 20 से 40 किलो जूल पर मोल। ठीक है, क्योंकि एडजॉर्प्शन तो एक्सोथर्मिक है, मैंने बात बताई, एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है, एडजॉर्प्शन होगा तो हीट निकलेगी, चाहे फिजिजॉर्प्शन हो या केमिजॉर्प्शन हो। ठीक है, फिजिजॉर्प्शन में कम निकलेगी और केमिजॉर्प्शन में ज्यादा निकलेगी। यहां हाई हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होगा, ज्यादा हीट निकलेगी। ठीक है, लगभग 80 से 240 किलो जूल पर मोल, 82 टू 40 किलो जूल पर मोल हीट निकलती है। ठीक है, उम्मीद है समझ रहे होगे आप लोग। 4 पॉइंट हो गए। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक, मल्टी लेयर, लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, और नॉन स्पेसिफिक हो गया, मल्टी लेयर हो गया, लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, और ये फिजिकल फोर्सेस की वजह से। बाकी और भी पॉइंट्स हैं, वो हम जब चैप्टर में और अंदर जाएंगे और डिटेल में जाएंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करेंगे, तब उस पर डिस्कस करेंगे। कभी कभी सिमिलैरिटी भी पूछ ली जाती है, ये तो डिफरेंस हो गया, कभी कभी सिमिलैरिटी भी पूछ लेते हैं। यार सिमिलैरिटी बताओ क्या होता है। सिमिलैरिटी में सबसे बड़ी सिमिलैरिटी है, ये पूछ लेते तो लोग घबरा जाते हैं कि डिफरेंस तो याद करके आए थे, बट सिमिलैरिटी सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। बोथ रिक्वायर्ड हाई सरफेस एरिया, हाई सरफेस एरिया, दोनों में हाई सरफेस एरिया चाहिए, चाहे केमिजॉर्प्शन हो या फिजिजॉर्प्शन हो, क्योंकि एडजॉर्प्शन तो सरफेस पे ही होना है। ठीक है, दोनों को ही हाई सरफेस एरिया चाहिए और दोनों को ही हाई प्रेशर चाहिए। प्रेशर भी यार जितना ज्यादा लगेगा ना, उतना ज्यादा अटैचमेंट होगा। आप वैक्यूम लगा, मान लो कोई चीज है ना यार, कहीं डस्ट पड़ी है, उस पर क्या करते हो, वैक्यूम क्लीनर उसके पास लेके जाते हो। वैक्यूम क्लीनर का काम क्या होता है, प्रेशर को कम कर देता है, अपनी तरफ खींचता है, तो वो डस्ट को उठा के अपनी तरफ घसीट ले जाएगा ना वैक्यूम क्लीनर। और अगर आप उस पर प्रेशर लगा रहेगा तो वो पड़ी रहेगी डस्ट वहीं पे। तो यहाँ डस्ट तो नहीं है, वो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट आप समझ जाओ, कुछ उसी तरीके से उसको कोरिलेट करो कि कहीं पे टेबल पे डस्ट पड़ी हुई है और हमने क्या किया, उस पर वैक्यूम क्लीनर लगा दिया तो वो उड़ जाएगा, उठ जाएगा। तो अगर हम प्रेशर कम कर देंगे तो जो एडजॉर्बेट है वो बाहर आ जाएंगे, भाग जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। तो प्रेशर जितना ज्यादा रहेगा, हमारे सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, वायुमंडलीय दाब काम कर रहा है, जो हमारे चारों तरफ गैसेज हैं वो हमारे ऊपर 1 atm प्रेशर काम करती है, उनका भी बहुत बड़ा रोल है एडजॉर्प्शन में। अगर ये सब नहीं होती तो एडजॉर्प्शन नहीं होता। इसके अलावा नेचर में और बहुत सारी चीजें नहीं होती, शायद पानी भी नहीं मिलता हमको, जीवन भी नहीं मिलता।
ठीक है। तो पानी जो हम पीते हैं, जो हम जिंदगी जी रहे हैं, उसके लिए भी एक वायुमंडलीय दाब बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। क्योंकि हमने सोल्यूशन में पढ़ाया था कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे आपका वेपर प्रेशर सराउंडिंग प्रेशर के इक्वल हो जाता है। अगर सराउंडिंग प्रेशर ही नहीं होता तो हर चीज बॉयल होती रहती है, ठीक है। तो ज्यादा हम उस चीज में डिटेल में नहीं जा रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि दो सिमिलैरिटी कॉमन है, प्रेशर भी ज्यादा चाहिए हमको और सरफेस एरिया भी ज्यादा चाहिए हमको, ठीक है। तो ये दो सिमिलैरिटी हो गई। आज की डेट में आज हम लोग इतना ही समझेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट ये चीजें हो गई हैं, एक लेक्चर मुझे और लगेगा इसको खत्म करने में, ठीक है। अगर आप लोग तैयार होंगे कल के लिए तो मैं कल ही क्लास लेके खत्म कर दूंगा इसको। अगर आप लोग कल एग्री होंगे पढ़ने के लिए, तुम लोग एग्री कम रहते हो, ठीक है, आराम तलब लोग हो। हाँ दीजिए। सर लेकिन रात में नहीं। हाँ जी, सर रात में मत रखिएगा मगर। मैं रात में नहीं रखूंगा, लेकिन समस्या ये होती शाम को सारी लोगों की क्लासेस रहती हैं, तो रात में रख लीजिए। रात में बहुत रात में कंफर्टेबल होता है। रात में कंफर्टेबल होता है ना, मेरे भी कंफर्टेबल होता है, मुझे सुबह अच्छा रख लगता लीजिए। है। सुबह से क्लासेस चलती हैं 6 बजे से। रात में ही रखिए। फुल ऑफ एनर्जी के साथ मैं भी पढ़ा पाता हूँ रात में, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगने यस लगा है, सर। ठीक है। अब लेकिन टाइम रख लीजिए। आप लोग मुझे जैसा हो, मुझे आप लोग गाइड कर देना, है ना। आप लोग के हिसाब से ही चलेंगे, है ना, क्योंकि हमें पढ़ाना आपको है फाइनली। हमें तो आप सोते से उठा लो तो भी मैं शुरू कर दूंगा एब्जॉर्प्शन क्या होता है। आपके दिमाग में कब क्या चीज घुसेगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जल्दी से इतना स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे कल के लिए आप बता देना। अब मुझे अच्छा लगने लगा है, मजा आने लगी पढ़ाने में, तो मुझसे ऑनलाइन खूब पढ़ते रहो, पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। मुझे आप बता देना कल क्या करना है, पढ़ना है कि परसों पढ़ना है। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, एब्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। जल्दी से इतना स्क्रीनशॉट ले और उसके बाद सर हाँ जी, सर ये जो प्रेशर वाला पॉइंट है सर, इसमें सर सैचुरेशन ऑफ प्रेशर के बाद तो सर इंडिपेंडेंट हो जाता है हाँ एब्जॉर्प्शन। वो बिल्कुल सही है कि प्रेशर एक लेवल तक होता है, बट एक लेवल के बाद भी सैचुरेशन आ जाता है ना। मतलब ये तो नहीं होता ना कि प्रेशर बढ़ाते रहेंगे तो फिर एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, कम तो नहीं होता ना। भले बढ़ता नहीं है बट सर कम तो नहीं फिक्स होता। तो हो जाता है ना। तो कोशिश Yes, हमारी sir. ये रहे कि हम प्रेशर ज्यादा से ज्यादा रखें, हम कम क्यों करें। बात समझ गए कि नहीं Yes, समझ sir. गए। यस सर। सात्विक ने पूछा या यश ने पूछा क्वेश्चन, जिसने पूछा, समझ गए ना आप हमारी बात की मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। यस सर समझ गया। ठीक है, इतना और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। थैंक यू।